हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज 24 अप्रैल के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जो एडिटोरियल है, संडे के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं आता वैसे तो, लेकिन जो भी एडिटोरियल बेस्ड जो भी बड़ी न्यूज़ रहेगी उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो क्या है, WTO में ईज कर्ब ऑन इंडियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये जो बात है वो बोली क्यों जा रही है। पहली चीज़ तो आपको पता है कि वॉर हो रही है किस किस के बीच में, एक तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर लाइक कंडीशन बनी हुई है ना या फिर वॉर चल रही है। अब रशिया यूक्रेन में वॉर चलने की वजह से जो रशिया और जो यूक्रेन है, जो वीट की सप्लाई करता था डिफरेंट कंट्रीज में, वो क्या हो चुकी है, वो रुक चुकी है। ठीक, पहली चीज, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है और जिस चीज की वजह से जो वीट की सप्लाई यूक्रेन और रशिया करता था मेजर अमाउंट में, वो अब बंद हो चुकी है, वो रुक चुकी है। उस चीज को देखते हुए जो इंडिया है, उन्होंने बोला कि जो भी कंट्री डिफिकल्ट सिचुएशन में है, जिनके पास ग्रेन्स नहीं है, मैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है जी। तो यहां पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, इंडिया हैज रीच्ड आउट टू मोर देन 20 कंट्रीज रिगार्डिंग एक्सपोर्टिंग व्हीट एंड इज टारगेटिंग अ रिकॉर्ड 15 मिलियन टन ऑफ व्हीट फॉर एक्सपोर्ट दिस ईयर। ठीक है ना। तो इंडिया क्या करना चाहता है कि इस साल में वो चाहता है कि मैं अपनी मार्केट इस्टेब्लिश करूं। ऑब्वियसली एक तो दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी और मेरी मार्केट एक अच्छे वे से इस्टेब्लिश हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी इसमें जो चीज़ सीखने वाली है या फिर समझने वाली है कि जो WTO के कुछ रूल्स होते हैं, जिसका हमें पता चल रहा है कि जिसमें अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो उतने अच्छे वे से वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो WTO के रूल्स हैं उनको थोड़ा ईज करो, ताकि जो कंट्रीज हैं लाइक इंडिया विच कैन प्रोबेबली सप्लाई फूड ग्रेन्स इन दी, जो कि डिफिकल्ट सिचुएशन जो कंट्रीज फेस कर रही हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो ठीक होती नजर आएंगी। ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, पहली न्यूज़ इसी के रिगार्डिंग है। नंबर 2, अगर हम न्यूज़ की बात करें, अच्छा, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? WTO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है जी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसी की तरह का एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंकटाड, UNCTAD। इनका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अब नंबर 2 जो न्यूज़ है आज के लिए वो है NIA सर्वे अटैक साइट इन जम्मू। मैंने आपको कल भी बताया था कि एक फिदायन अटैक जो है वो हुआ था। ठीक है। और जो 2 लोग थे वो जिनको मार गिराया वो थे जैश ए मोहम्मद के। जैश ए मोहम्मद जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है, उन्होंने फिदायन अटैक करने की कोशिश की। फिदायन अटैक होता क्या है, मैंने आपको उस दिन भी कल भी बताया था। उस दिन तो क्या कि सुसाइड स्क्वाड होती है, सुसाइड अटैक है, उनका काम है अपनी बॉडी पे। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में कि लोग बॉडीज़ पे बम लगा के आ जाते हैं कि भाई हमें तो किसी न किसी बंदे को उड़ाना है और हमें ख़त्म करना है। उनका मेन पर्पज़ यही रहता है। तो हम उस चीज़ को बोल देते हैं फिदायन अटैक। ठीक है। तो यहाँ पे NIA की बात हो रही थी, तो हमें NIA के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब 2008 में हमारी मुंबई में टेररिस्ट जो अटैक होता है बड़े लेवल का, उसके बाद में एक एजेंसी बनाई गई अलग से जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो आइए NIA के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। NIA के बारे में जानकारी लेते हुए हमें क्या पता चला कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, 2008 में। और ये एक्ट के साथ बनी है। तो एक्ट के साथ अगर कोई चीज़ बनती है, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। नंबर 2, इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस। फिर उसके बाद में अगर वो ऑफेंसेस अफेक्ट कर रहे हो सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और ये अगेंस्ट है एटॉमिक और न्यूक्लियर किसके फैसिलिटीज, राइट। तो इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस जो कि एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज के अगेंस्ट हो, या फिर हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को इफेक्ट कर रहे हो, या फिर स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी। ये 3 जो पर्पस, 3 मेन काम बताए गए हैं वो आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद में देखिए, ये पहले आए थे, अब 2019-20 में इसको एक्सपेंड भी किया गया वैसे तो, लेकिन ये अभी फिलहाल आपने याद रखना है। ये इंप्लीमेंट करती है इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, जो भी रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस के या फिर उसकी एजेंसी या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको पहले ही बताया, 2008 में टेररिस्ट अटैक जो होता है उसके बाद में हमने इसको किया था, तो कॉम्बाट करना टेरर इन इंडिया। सो इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ठीक है। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। लेकिन इसकी अलग से ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू।
तो यहाँ पे इनकी ब्रांचेस भी हैं, लेकिन हेडक्वार्टर जो मेन है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है एनआई के बारे में। फिर उसके बाद में तीसरी जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट अच्छा, अगर आपको पता है तो ये न्यूज़ रिलेट करेगी GS3, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी से, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। फिर आगे बात आती है सर्च फॉर फ्यूल दैट टर्न फेटल इन श्रीलंका, ठीक है जी। यहाँ पे आपको एक बंदे की फ़ोटो लगी दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लैग्स फ्लिटरल अराउंड दी स्मॉल मोस्टली बुद्धिस्ट टाउन विद पोस्टर्स। उसका मतलब क्यों, ये बंदे का नाम है चामिंडा लक्षण। ये बंदे के सभी जगह पे फोटोज़ लगी हुई हैं, हर एक जगह पे चामिंडा लक्षण की। उसका रीज़न क्या है, ये जो सिविल प्रोटेस्ट चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ दी किस चीज़ की वजह से, डेट क्राइसिस, बिकॉज ऑफ, ये कोई ये नहीं बोला जा रहा कि वहाँ पे कोई कूप हो रही है, जो कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो भाई डेट क्राइसिस की वजह से वहाँ पे आ रही है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका की उसकी वजह से आ रही है। तो वहाँ पे जो सिविल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो पुलिस ने किसी बंदे पे अटैक किया और इनकी डेथ हो चुकी है। दैट्स वाई ये जो पोस्टर है वो सभी जगह पे लगे हुए हैं, और वो यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि यार भी गवर्नमेंट पहले ही फेल हो चुकी है और वो फेलियर को देखते हुए और जो चीज़ें हैं उसको ख़राब कर रही है। अभी अगर आपको पता होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न क्या है, ठीक है जी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस का आ सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न क्या है। नंबर 1 रीज़न तो वही है कि भाई जो प्रेसिडेंट नए बने उन्होंने कुछ वादे किए थे पहले कि जो टैक्सीज है मैं रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे टैक्सीज आपने रिड्यूस किए, और टैक्सीज रिड्यूस करने के साथ ही क्या होता है, बिकॉज ये डिक्रीज हो गई टैक्सीज में, तो टैक्सीज रिड्यूस होने के साथ ही यहाँ पे एक चीज़ जो निकल के आती है, जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, वो क्या हो जाएंगी, वो भी रिड्यूस होगी। नंबर 2, यहाँ पे हमने और एक जो चीज़ देखी कि उन्होंने बोला रातों रात कंट्री को क्या कर दो, ऑर्गेनिक कर दो, मतलब जो फार्मिंग थी उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दो, चाहे नुकसान हो रहा है चाहे कोई फ़ायदा हो रहा है। तो वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री है जो वो पहले नंबर की ऑर्गेनिक कंट्री बनेगी। नंबर 3, 2 चीज़ें तो ये होगी। नंबर 3, यहाँ पे क्या होगा, रिसिप्ट कम होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो एग्रीकल्चर था वो भी रिड्यूस हो गया। एग्रीकल्चर के रिड्यूस होने के साथ में कोविड-19, ठीक है जी, लॉकडाउन तीसरा फैक्टर है, जिसकी वजह से टूरिज्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नंबर 4, यहाँ पे एक चर्च अटैक हुआ था, अगर आपको याद हो, चर्च अटैक के बाद में भी जो टूरिज्म है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें रीज़न थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे, ईडी टू फॉलो मनी ट्रेल इन जहांगीरपुरी, ठीक है जी। तो ईडी ने यही देखा कि जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने रिकमेंड किया, एक बंदा है वहाँ पे मोहम्मद अंसार, वो बंदे ने प्रॉपर वे से यहाँ पे परेशानी जो है वो कहते कि क्रिएट करने की कोशिश की थी। अभी उसके जो पैसे का हिसाब किताब है कि वो कहाँ से उसको फंडिंग आती है, कहाँ से क्या चीज़ है, वो ईडी इस चीज़ को देखेगा। मैं आपको बता दूं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है ये पहले डिपार्टमेंट पहले नहीं, मतलब ये अभी किसके अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है जी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी जो ईडी है इसका मेन काम क्या क्या है, एक तो फेमा एक्ट है जो हमारा 1999 का, उसके अंडर जितनी भी चीज़ें उसको देखना, नंबर 1। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है जी, उसको देखना, 2002 का एक एक्ट था। फिर उसके बाद में एक एक्ट है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है, कि यहाँ पे जो लोग जैसे विजय माल्या हो गए, यहाँ पे इतना ज़्यादा लोन लिया और उसके बाद में भाग गया बंदा बाहर, तो वो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं। उस एक्ट के अंदर किसको बाहर से लेकर आना है, क्या कार्रवाई करनी है, वो भी ईडी के अंदर है। और एक एक्ट जो इनके अंडर आता है वो है कॉफी पोसा, COFEPOSA, मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है जी, और प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो इस चीज़ के लिए ये फेमस है ईडी, और ईडी का जो है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक्ट है कॉफी पोसा, क्योंकि इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो लोग हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, प्यूनिटिव नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। और ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए प्रॉपर वे में ईडी के बारे में, क्योंकि ईडी का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में, इसमें आपको देखने को मिलेगा, नाउ दिस इज मैटर ऑफ कंसर्न, दिस इज रिलेटेड टू आवर GS3, ठीक है, GS3 बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंट ऑल्सो,
How this topic is related to economy and environment? Number one, we want to increase the EVs. We want to increase the EVs. EVs मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट? तो EVs को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लेवल पे इंक्रीज करना चाहता हूँ. तो EVs को इंक्रीज करने के लिए मतलब मैं अपनी इकोनॉमी में जितनी भी पुश था वो मैं देना चाह रहा था. नाउ वाई आई वॉन्ट टू इंक्रीज द EV? बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, है ना. जो ग्लोबल वार्मिंग है मैं उसको रिड्यूस करना चाह रहा था, या फिर मैं रीन्यूएबल एनर्जी को क्या करना चाह रहा था, अपना इंक्रीज करना चाह रहा था. जो कार्बन इमिशंस है मैं उसको क्या करना चाह रहा था, डिक्रीज करना चाह रहा था. यही था चीज. बट नाउ द मैटर ऑफ कंसर्न इज आंध्र प्रदेश मैन किल्ड एज EV बैटरी एक्सप्लोड्स. तो हमें ये क्या देखने को मिलता है कि आंध्र प्रदेश का एक मतलब ये शिवा कुमार, ठीक है जी. तो मतलब क्या है कि बंदे ने ली भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसी दिन मतलब मैं इसी वजह से बोलता हूँ कोई जो रिलेटेबल ही आती है न्यूज़. तो आपने पीछे वाले न्यूज़पेपर भी देखने हैं, है ना. तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो गडकरी जी है उन्होंने बोला है कि भाई जितने भी वॉलंटरली मंगवाओ यार वापस, इस तरह से एक्सप्लोड होती रहेंगी तो समझ में ये नहीं आ रही कि यार ऐसे चलेगा कैसे. जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जो चीज़ें होनी थी वो तो सिर्फ कम होती दिखाई देंगी, ऐसे कामयाब नहीं हो पाएगी ये हमारी कंट्री में. चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है द वॉल टू लिड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स दिल्ली मीट. देखिए यहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग, ठीक है जी. रायसीना डायलॉग RD, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ. इससे 2 दिन पहले हम एक मीट करने जा रहे हैं और उस मीट का नाम रहेगा NSCS कॉन्फ्रेंस, मतलब नेशनल सिक्योरिटी जो है काउंसिल सेक्रेटरीट मीट, इस तरह से इसका नाम रहेगा. तो इस मीट को जो हेड है ये 2 दिन पहले होगी RD से रायसीना डायलॉग के, और इसको जो हेड है वो कौन करेंगे, डोवाल साहब. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इंडियाज फर्स्ट सच कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज चीफ्स ऑल्सो बीइंग हेल्ड इन द कैपिटल ऑन संडे. तो रायसीना डायलॉग से पहले जो मीटिंग है वो किसकी होएगी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं उनकी होएगी. सो कॉन्फ्रेंस है जो वो मॉडल्ड है ऑन द लाइंस ऑफ एनुअल म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, नंबर 1. नंबर 2, सिंगापुर शंग्रीला डायलॉग इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टुगेदर हेड्स एंड डेप्यूटी हेड्स ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी. तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है. एंड यहाँ पे और कौन कौन सी, जैसे रॉ हो गया, NSCS हो गया, तो वो जो चीज़ है जो कि रिपोर्ट करती है अजीत डोभाल जी को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी. नाउ द कोर्स ऑफ डिस्कशन इज रायसीना डायलॉग. व्हाट वी मीन बाय रायसीना डायलॉग? यहाँ पे रायसीना डायलॉग की बात करेंगे. एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है जो कि एनुअली होती है न्यू दिल्ली में. ये सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016 द कॉन्फ्रेंस हैज emerged एज अ इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन द जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स. मतलब क्या है, जब से 2016 से स्टार्ट हुआ है, एक तरह का बहुत अच्छे वे में काम करती है अगर हम जियो पोलिटिकल या फिर जियो इकोनॉमिकली बात करें. मतलब पूरे विश्व में अगर हम इकोनॉमिकली बेसिस पे बात करें या फिर पूरे विश्व में अगर हम पॉलिटिकल बेसिस पे बात करें. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट करता है कौन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना. तो ऑब्जर्वर जो रिसर्च फाउंडेशन है एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैंने पहले बताया कि उससे पहले, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है वो अभी पहली बार होने जा रही है, ये चीज़ आपने याद रखना है. नंबर 3 यहाँ पे आता है, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मल्टी स्टेक होल्डर है, क्रॉस सेक्टरल डिस्कशन इसमें होती है. फिर उसके बाद में इट ऑल्सो वेलकम्स मेजर प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज मेंबर ऑफ मीडिया एंड एकेडमिया, ठीक है जी. तो ये डिज़ाइन किया गया है इसको सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग पे. इसका नाम रायसीना डायलॉग कम्स फ्रॉम द रायसीना हिल, जो कि एलिवेटेड पार्ट है न्यू दिल्ली का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट है एज वेल एज द प्रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंशियल प्लेस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा. सो इसको आपने याद रखना है. चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे रायसीना डायलॉग से होते हुए. नेक्स्ट न्यूज़ जो आज हमने इंपॉर्टेंट है वो जो करनी है, चैनल्स वार्नड ऑन फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट. यार हो क्या रहा था यहाँ पे, आपने भी देखा होगा कि कुछ जो टीवी मीडिया चैनल्स हैं वो बड़ी खतरनाक लेवल की टैगलाइन लेकर आते हैं, ठीक है जी. आपने इसमें भी देखा होगा कई बार दी हिंदू में भी कई इस तरह की भी चीज़ें मैं थंबनेल देखता हूँ कि बड़े खतरनाक टाइप के थंबनेल के भाई ये इसने काट दिया, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया करके, तो वो थोड़ा होता है कि भाई अट्रैक्ट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे IB मिनिस्टर ने साफ तौर पे ये बोला है
कि stern advisory to private satellite TV channels to desist from broadcasting false claims about the Russia-Ukraine conflict and using provocative headlines and videos that may incite communal hatred. तो उससे बचाने के लिए तो को कि भाई आप जो हेडलाइंस है, जो चीज़ें इस तरह से ना चलाओ जिससे कम्युनल हेट्रेड है जो वो इंक्रीज हो, है ना, या फिर पैदा हो। लेकिन क्या ये जो मिनिस्ट्री है वो किसी टीवी चैनल को रोक सकती है, और इसके अगर रोक सकते हैं तो उसको किस चीज़ के अंदर हक मिला है रोकने का? तो एक सेक्शन 20 है किस चीज़ का, केबल टेलीविजन नेटवर्क इंक्लूडिंग दी प्रोग्राम कोड का, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री है वो हाँ जी बोल सकती है। जो प्रोविजन है वो एम्पावर करती है सेंटर को टू रेगुलेट प्रोहिबिट दी ट्रांसमिशन और रीट्रांसमिशन ऑफ एनी चैनल और प्रोग्राम if it considered necessary in the interest of sovereignty, security and integrity of the nation, friendly relation with any foreign state or public order, decency और morality। तो ये कुछ चीज़ें जिसके अंदर वो प्रोविजंस हैं सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि वो बोल सकते हैं और उनको चुप करवा सकते, चुप नहीं मतलब उनको बोल सकते हैं भाई इस तरह की चीज़ें मत करो, ठीक है, फॉल्स रिपोर्टिंग मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। जो आज की इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, इंडिया टू एक्सटेंड $500 मिलियन क्रेडिट लाइन टू इंपोर्ट फ्यूल। ये श्रीलंका की बात की जा रही है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है श्रीलंका आज की डेट में, डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं वहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, बहुत हाई लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने आपको ऊपर भी देखो हमने न्यूज़ पढ़ा है ना कि पुलिस में क्लैशेस की वजह से वहाँ पे डेथ भी होगी कईयों की। तो इसमें इंडिया ने बोला है कि हम एक्सटेंड कर रहे हैं आपको, हम आपको देना चाह रहे हैं $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन, वो जो इंडिया वो उनको देना चाह रहा है। और इस क्रेडिट लाइन से वो बोल रहा है टू इम्पोर्ट फ्यूल, कि आप इंपोर्ट कर लीजिए फ्यूल को, ताकि जो आपकी कंट्री की जो चीज़ है वो मतलब थोड़ी बहुत चल पाए, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है रशिया टू डिप्लॉय सरमट मिसाइल्स बाय ऑटम। देखिए ऐसे तो नहीं है कि भाई जो दूसरों की मिसाइल्स है वो इम्पोर्टेंट रहती है हमारे लिए, लेकिन हाँ ये अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में पता किया जा सकता है या फिर पूछ सकते हैं या फिर पूछते हैं कि भाई ये मिसाइल किससे रिलेटेड है। तो जो सरमाट मिसाइल जो कि रशिया से रिलेटेड है, सैटेलाइट प्लान्स टू डिप्लॉय इट्स न्यूली टेस्टेड सरमाट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि कैपेबल है, जो कि न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो सरमाट जो भी मिसाइल है ये कैपेबल रहेगी कैरिंग 10 और मोर न्यूक्लियर वॉरहेड्स एंड डिकॉयज एंड ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे इन द यूएस और यूरोप, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जा रही है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अंडर द इकोनॉमिक क्राइसिस, और श्रीलंका तो है ही, आपको मैंने बताया है। और लेटेस्टली अगर मैं बताऊँ तो नेपाल के भी आने के आसार लग रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर बंदा ये बना है मिफ्ताह इस्माइल, इस बंदे ने जो नए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि सब्सिडीज़ बड़ी मतलब सब्सिडीज़ में कुछ काम करना पड़ेगा। तो आईएमएफ के साथ में इन्होंने बात की। आईएमएफ ने बोला हम आपको लोन ये वो देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आपको कुछ पॉलिसीज़ माननी पड़ेगी। और आईएमएफ की पहली शर्त यही है कि भाई आपने जो बिना मतलब से सब्सिडीज़ दी हुई हैं, जिसको आप नहीं मतलब रिड्यूस कर सकते हो, आप उसको रिड्यूस करो। फ्यूल सब्सिडीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का वहाँ पे फ्यूल मिल रहा है तो सॉरी अगर वहाँ पे 70 या फिर 60 रुपीज़ का फ्यूल मिल रहा है तो उसमें मेजर 40 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़ की सब्सिडी दी जा रही है पर लीटर, या 20 रुपीज़ की दी जा रही है। तो उसको बोला जा रहा है कि आप रिड्यूस करो, इस तरह से आपका जो काम है वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है उसमें पहले एक हाई लेवल के क्राइसिस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे न्यूज़ थी जो कि मैं स्किप करूँगा फिर, कोविड-19 सर्च प्रिपेयरनेस विद एआई जीनोमिक सर्विलियंस, ठीक है। तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस बार वो बोल रहे हैं कि भाई अगर कुछ सर्च हो रही है तो उसकी जो प्रिपेयरनेस है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देखेंगे, ठीक है ना। तो अंटिल जनवरी 2022 देयर आर मोर देन 6000 म्यूटेशन इन स्पाइक जीन ऑफ द SARS-CoV-2। तो म्यूटेशन है जो वो तो बहुत ज़्यादा आ ही रहे हैं। तो इसमें क्या क्या गवर्नमेंट करेगी, क्या क्या नहीं करेगी, उसके बारे में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन उसके बारे में यह है कि फिर आगे धीरे धीरे करके पता चलता रहेगा। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक न्यूज़ जो थोड़ी पढ़ने वाली लगी मुझे तो वो है वाई आर ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमंस, है ना, हु अपीयर ई सेंट्रिक, ठीक है ना। तो स्टार्स का भी इनका कुछ आइडिया होता है ई सेंट्रिसिटीज़ का। तो जो ब्लू स्ट्रैगलर्स होते हैं
वो एक इस तरह के पर्टिकुलर टाइप के क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है जी। समटाइम्स ये मतलब कई टाइम पे हम इसको इकट्ठा देखते हैं, क्लस्टर्स में देखते हैं, लेकिन कभी कभी ये मतलब अकेले भी वहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये देखी किसने है, एस्ट्रोफिजिक्स, जो इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है हमारा बेंगलुरु का, उन्होंने देखी है। और मैंने आपको पहले भी शायद से हमारी बात हुई थी अबाउट दी हेनले, कि हेनले में हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, तो वो उसको जो कैरी ऑन है वो कौन करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि बेंगलोर बेस्ड है, वही करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिल रहा है कि इसका फेनोमेना बताया हुआ है। नंबर वन, स्टेलर एजिंग क्या होता है। यहाँ पे बोला गया कि अगर हम बात करते हैं सन की, तो सन की अगर हम एग्जांपल लें तो ये हमारा व्हाट इज कॉल्ड अ मेन सीक्वेंस स्टार, ये गिवन इट्स मास एंड एज, इट इज एक्सपेक्टेड दैट वंस इट हैज़ कन्वर्टेड ऑल इट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम। अभी कोई स्टार है, सपोज इसने अपनी सारी की सारी हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो उसके बाद में क्या होगा, इसका जो कोर है, कोर ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, ठीक है जी। जो कोर है डेंजर हो जाएगा, वाइल आउटर लेयर्स एक्सपैंड हो जाएंगी। जो आउटर लेयर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, इसकी एक्सपैंड हो जाएंगी। ये डेंजर हो जाएगा, हैवी मतलब डेंस हो जाएगा, और आउटर लेयर्स एक्सपैंड हो जाएंगी, और जिस चीज़ की वजह से इट विल ब्लोट इनटू अ रेड जाइंट, ठीक है ना। एक रेड जाइंट यहाँ पे दिखाई देगा हमें। आफ्टर दिस फेज इट्स फ्यूल स्पेंट इट विल श्रिंक। जब ये सारा फ्यूल मतलब लग जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट हो चुकी है और जो भी फ्यूल था वो सारा लग चुका है, तो ये जो रेड हो चुका था पूरा का पूरा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। स्मॉलर होके ये कूल होना स्टार्ट हो जाएगा, और कूल होने के बाद में हम इसको क्या बोलने लग जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ स्टार एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ऑब्वियस होगी चीज़, ठीक है जी। सो टेम्परेचर के बारे में आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि टेम्परेचर किस तरह से इसका रिड्यूस होता है। पहले हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्ट होता है, लेकिन पहले हाइड्रोजन से जब हीलियम में कन्वर्ट होगा तो जो बीच वाला पार्ट है वो डेंस हो जाएगा, और जो लेयर्स आउटर वाली वो क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है, जिसकी वजह से रेड हो जाता है, और लास्ट में ये जब खत्म होने वाला था तो वाइट ड्वार्फ स्टार बनता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्स हैं जस्ट एट द एज ऑफ देयर लाइव्स व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट एक्सपेंडिंग इन साइज एंड कूलिंग डाउन, डू जस्ट द अपोजिट। जब हमें लगता है कि ये एक्सपैंड होना स्टार्ट होएंगे और उसके बाद में ऑब्वियसली कूलिंग डाउन होनी स्टार्ट होगी उनकी, लेकिन ये अपोजिट करते हैं, ये और भी ज़्यादा ब्राइटर ग्रो करते हैं। दे ग्रो ब्राइटर एंड हॉटर एंड ब्लू इन कलर। यहाँ पे क्या होता है कि भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या बताया पहले कि जो बीच वाला पार्ट है, कोर वाला पार्ट है, वो डेंस हो गया, जो लेयर्स थी वो एक्सपैंड होगी, ये रेड हो गया, रेड के बाद में ये स्लोली कूल डाउन होता है, कूल डाउन होने के बाद में ये वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई स्टार्स इससे अपोजिट दिखाते हैं चीज़ को, वो और ज़्यादा ब्राइटर हो जाते हैं और होटर हो जाते हैं और ब्लू इन कलर हो जाते हैं, ठीक है जी। द स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द कूलर रेड स्टार्स इन देयर विसिनिटी इन दी कलर मैग्नीट्यूड डायग्राम। तो वो उससे अलग ही दिखता है वहाँ पे जो कूलर रेड स्टार्स इन देयर विसिनिटी। तो सिंस दे लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन दी एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन था उसने जो उसके साथी थे उसको तो उधर ही छोड़ दिया, बाहर ही, इसी वजह से इसको बोला जाता है स्ट्रैगलर्स, ठीक है जी। और मोर स्पेसिफिकली अगर हम लगा के चले तो ब्लू स्ट्रैगलर्स। डन होगी जी बात। तो ये देखो ये ब्लू स्ट्रैगलर हो गया, ये ब्लू स्ट्रैगलर भाई साहब हो गए, लेकिन ये गर्म है, ठीक है ना, इतना याद रखना है आपने। सो द पजल ऑफ वाई ब्लू स्ट्रैगलर इज मोर मैसिव एंड एनर्जेटिक देन एक्सपेक्टेड मे बी रिजॉल्व इन सेवरल वेज, ठीक है ना। पहले यही याद रखना है दैट दीज डू नॉट बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ स्टार्स इन द क्लस्टर एंड हेंस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव द ग्रुप प्रॉपर्टीज, राइट। तो आपने याद रखनी है। वैसे एज जनरल ये वाली कंडीशन होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू स्ट्रैगलर्स। इसका क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है जो चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। चाइना ने सिक्योरिटी पैक्ट किया किसके साथ में, सोलोमन आइलैंड्स के साथ में। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसी वे में बता देता हूँ कि है क्या ये। देखिए चाइना ने पैक्ट किया सोलोमन आइलैंड। पहले तो आप लोकेशन देख लो सोलोमन आइलैंड की है कहाँ पे, समझ लो। मतलब यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड है तो इसके ऊपर कुछ यहाँ पे आपको सोलोमन आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि सोलोमन आइलैंड के साथ में चाइना ने पैक्ट किया। पहले बोला चाह रहा था कि जो चाइना है वहाँ पे अपना जो बेस है, नेवल बेस है, वो बनाने जा रहा है। जिबूती के बाद में वहाँ पे अपना जो मिलिट्री बेस है वो बनाएगा। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि दोनों ने पैक्ट किया है जिसमें लिखा गया है कि हम इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज
और काफ़ी चीज़ों में एक दूसरे की असिस्टेंस करेंगे, हेल्प करेंगे, जिससे जो सोलोमन आइलैंड्स हैं, है ना, और जो भी रेलिवेंट फोर्सेज है चाइना की, वो प्रोटेक्ट करेंगी सेफ्टी ऑफ द चाइनीज पर्सोनल मेजर प्रोजेक्ट्स इन दी सोलोमन आइलैंड्स, जो कि चाइना वहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ बोली जा रही थी, लेकिन अब मतलब ये जो चीज़ है ये तो अभी बोली जा रही है, लेकिन इससे पहले जिबूती में इन्होंने नेवल बेस लगाया था और यहाँ पे लगाने की पूरी तैयारी थी। बट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फ्रॉम अदर मेजर कंट्रीज, ये जो वाला प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो सोलोमन आइलैंड कहाँ पे आपने याद रखना है, नियर टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये चीज़ आपको प्रॉपर वे में पता होनी चाहिए। सो ठीक है, तो जो चाइना है इस तरह की पॉलिसी को लेकर आता रहता है कि मैं कहीं पे बेस बनाऊंगा, मैं कहीं पे ये करूंगा, मैं कहीं पे वो करूंगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नाउ दिस न्यूज़ इज़ रिलेटेड कि जो हमने कल न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था, और ये भी यहाँ पे भी कल वाले न्यूज़पेपर से ही जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट की हुई है कि फ्राइडे को तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लिखा कि भाई जो हमारी सप्लाई है वो कोल की, वो एडिक्वेट सप्लाई हमें दे दी जाए ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम बना पाएँ, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इस तरह की प्रॉब्लम आ क्यों रही है, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, जो कोल है अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जोशी, द इंडियन एनर्जी आउटलुक 2021 जो रिपोर्ट है, जो कि IEA करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने बोला जो एनर्जी की डिमांड है इंडिया में वो 2000, अगर मैं ईयर की बात करूं, उससे डबल हो चुकी है। सो 80% जो डिमांड है अभी, जो कौन पूरा करता है, कोल पूरा करता है, ऑयल और सॉलिड बायोमास पूरा करता है। लेकिन पेंडेमिक की होने की वजह से ये जो स्टॉक हमने इकट्ठा करना था कोल का, वो हम नहीं कर पाए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को हॉल्ट कर दिया गया टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ वायरस। ठीक है जी, फिर उसके बाद में जो ऑपरेशंस है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, उसको मतलब वो हैम्पर हुई बाद में बिकॉज ऑफ द मानसून अराइवल ऑफ द स्टॉक्स। तो ये कुछ रीज़न है। और अब क्या हुआ है रिसेंटली कि जो समर्स के आने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है, हमें दिखाई दी, और जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है हमें दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द कंजम्पशन पैटर्न, कोल इज़ अबंडेंटली अवेलेबल। ठीक है, ये अबंडेंट फॉर्म में हमारे पास है कोल, लेकिन जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रही है, जो ऊपर हमने बात की कि उसकी माइनिंग करना थोड़ा हमारे लिए इतना जल्दी डिफिकल्ट हो रहा है। और कई बार हमें ये भी है कि भाई जो शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड एंड कोल बेस्ड प्लांट्स हैव लोअर कैपिटल कॉस्ट देन हाइडल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स। तो ये भी हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें, अगर कोल की सच में अगर शॉर्टेज के कुछ आता है कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ है, तो हाँ, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। टोटल हमारे पास अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो है 152.90 गीगावाट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कई बार सीधा डेटा पूछ लेगा या फिर आप मेंस में कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे दिस इंक्लूड 50.78 गीगावाट फ्रॉम सोलर पावर, 40.13 विंड पावर, 10.63 बायो पावर और 4.84 स्मॉल हाइडल पावर और 46.52 फ्रॉम द लार्ज हाइडल पावर। ये कुछ डेटा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मतलब हमारे काम आ सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में। इसके अलावा पूरे आर्टिकल में कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, अगेन द सेम न्यूज़ विच आई हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स इन दी हिंदू करंट अफेयर, जो एनालिसिस हम करते हैं सुबह का। तो इसमें जो चीज़ है वो है मॉस्क के बारे में, अल अक्सा मॉस्क। देखिएगा यहाँ पे मतलब एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे अगर हम इसको मतलब इस तरह से डिवाइड करते हैं तो कुछ का पार्ट है क्रिश्चियंस का, कुछ का पार्ट अर्मीनिया का है, कुछ का ज्यूइश का पार्ट है और कुछ मुस्लिम्स का पार्ट है। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसको टेम्पल माउंट बोलते हैं, अल हरम अल शरीफ बोला जाता है। यहाँ पे ये जो डोम ऑफ द रॉक है, ये मतलब माना जाता है कि ये माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है, जिसको हम बोल सकते हैं फॉर दी जूस पर्पस, मतलब बहुत मोस्ट सिक्रेड। तो यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि वो बोलते हैं कि यहाँ से मिट्टी इकट्ठी की थी एडम को बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो अल अक्सा मॉस्क है वो बोला जाता है कि थर्ड होलीएस्ट साइट है मुस्लिम्स के लिए आफ्टर मक्का मदीना। और यहाँ पे वो बोलते हैं जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे अपने जो घोड़ा है उस पे आए थे और यहीं से मतलब जो है प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ से चले गए थे। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक तो जो जेरूसलम में है ये, और जेरूसलम में मैं आपको बता दूँ
इसमें दो सिटीज़ हैं, वन इज़ न्यू सिटी एंड सेकंड इज़ ओल्ड सिटी। जो ओल्ड सिटी है वो ईस्टर्न वाला पार्ट है और जो न्यू सिटी है वो वेस्टर्न वाला पार्ट है, विच इज़ टोटली अंडर द इजरायली फोर्सेस। जो ओल्ड सिटी ईस्टर्न वाला पार्ट है वो टोटली अंडर नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये जो आपको ट्री लाइन यहाँ पे दिख रही है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं कई बार खड़े होकर अपना आराम से यहाँ पे जो नमाज वगैरह है, जो भी पूजा पाठ है वो अपना करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अपनी प्रेयर्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार फोर्सेस यहाँ से जो एंटर करती हैं इजरायली फोर्सेस, तो यहाँ पे इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अटैक का मतलब ये नहीं कि गोली मार देगा, गोली नहीं, लेकिन हाँ मतलब जो भी जो बॉम्ब्स हैं है ना, बॉम्ब, अब मत सोचिएगा कि भाई गोली नहीं मार रहे तो बॉम्ब गिरा रहा है, मतलब जो स्मोक बॉम्ब्स हैं उस तरह की चीज़ें करनी, यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और यही एक ऐसी चीज़ है, बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पे बन रखी है, जिसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा, क्योंकि दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस, वेरी सीक्रेट टू बोथ द रिलीजन्स, और जिसमें हमें प्रॉब्लम देखती नज़र आ रही है। ठीक है जी, तो ये थी द फारदेस्ट मॉस्क वाली ये जो न्यूज़ है। अगर हम इसके बाद में बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर स्ट्रेसेस नीड टू एड कंट्रीज इन दी डिस्ट्रेस। तो वो बोलते हैं कि यार जो भी कंट्रीज डिस्ट्रेस में है पूरे वर्ल्ड को आकर उनकी हेल्प करनी चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री में माहौल नहीं है तो लोगों का जो जीना है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इस न्यूज़पेपर को आप हमारा शेयर कर सकते हो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।